So, okay, good morning, students. So, today I start your SST footprints history chapter 6. क्या नाम है चैप्टर 6 का तुम्हारे? आर चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अंडर द ब्रिटिश। और इसका लास्ट पार्ट आज होगा। कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा पेज, आपको ये लाइन दिख रही होगी ऊपर का। ईयर्स was not yarn was not an important British import into India। क्या था? yarn was not an important British import। yarn मतलब जो धागा बनता था, देखिए फाइबर, फिर yarn, उसके बाद फैब्रिक। फैब्रिक मतलब जो कपड़ा बनता था, क्लॉथ पीस। बताया गया आपसे, ये सब चीज़ें अच्छे समझिएगा। फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है और यार्न क्या होता है, डिफरेंसेस समझिएगा। तो नॉट एन इम्पॉर्टेंट ब्रिटिश इम्पोर्ट इनटू, एक महत्वपूर्ण जो है आयात नहीं था जो ब्रिटिश से भारत में आता था। द अर्ली कॉटन मिल्स इन इंडिया प्रोड्यूस कोर्स कॉटन यार्न। जो इंडिया में कॉटन मिल खुले थे, जैसे जमशेद जी ने, जो टाटा जी ने एम्प्रेस मिल सबसे पहले ओपन किया, उसके बाद फिर और बॉम्बे में लगभग आधे से अधिक मिल हुए और 90 लगभग मिल खुली। तो ये अच्छे उत्पादन नहीं करते थे धागों का। प्रोड्यूस कोर्स कॉटन यार्न रेदर देन क्लॉथ। अच्छा हाँ, एक मिनट। कॉटन यार्न मतलब धागा तो ये अच्छा बनाते थे कपड़ों की अपेक्षा, और ये ज़्यादातर धागा एक्सपोर्ट करते थे। These coarse yarn produced in Indian mills was used by handloom weavers। और ये जो धागा बनता था फैक्ट्रियों में, कॉटन मिलों में स्पिनिंग का काम जो होता था, उससे हमारे हैंडलूम मतलब हाथ से चलाने वाले हथकरघा, वीवर्स बुनकर उसको कपड़ा बनाते थे इन इंडिया, और एक्सपोर्टेड टू चाइना, और चाइना में निर्यात करते थे। बाई द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ सीरीज ऑफ चेंज अफेक्टेड द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दीज वेयर। तो एक सीरीज ऑफ चेंज मतलब कई परिवर्तन हुए, कई बदलाव देखने को मिला, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पैटर्न में काफ़ी बदलाव हुआ। नंबर 1, एज द स्वदेशी मूवमेंट गैदर्ड मूवमेंट, द नेशनलिस्ट मोबिलाइज पीपुल टू बाइकॉट फॉरेन क्लॉथ। स्वदेशी मूवमेंट सबसे पहले वेस्ट बंगाल में शुरू हुआ था, जब बंगभंग 1905 में ब्रिटिश लोगों ने बंगाल को डिवीज़न करने के लिए किया, तो वहाँ पे बंगभंग के खिलाफ में स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ। और उसके बाद फिर 1919 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन और उसके लिए स्वदेशी मूवमेंट का आंदोलन किया, चरखा घर घर किया और अपने बनाए कपड़े पहनने के लिए किया। तो देखिए यहाँ दिया गया है आपका, विदेशी सामान का बाइकआउट किया गया, जिससे देसी डिमांड बढ़ा। प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ रेदर दैन जस्ट यार्न बिगेन टू एज्यूम इम्पोर्टेंस। अब जो है धागे की अपेक्षा जो है उसका कॉटन, उससे कपड़ा बनाने का भी जो है इम्पोर्टेंस बढ़ गया, कि धागा ही नहीं उससे कपड़ा भी बनाया जाए। फ्राम 1906 1906 द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन यार्न टू चाइना डिक्लाइन। क्या हुआ? जो इंडियन यार्न, भारतीय धागे को चाइना में निर्यात किया जाता था, डिक्लाइन घट गया। सिंस यार्न फ्रॉम चाइनीज एंड जापानीज मिल्स फ्लडड चाइनीज मार्केट। क्या कह रहा है? यार्न फ्रॉम चाइनीज एंड जापानीज मिल्स, चाइना के मिलों में और जापान के मिलों में धागा फ्लडड चाइनीज मार्केट, चाइना के मार्केट में जो है बाढ़ सी आ गई। मतलब इंडिया से एक्सपोर्ट कम हो गया, और चाइनीज धागों की मार्केट, मतलब जो उनके बाज़ारों में चाइना और जापान के मिलों के लिए जो है धागा जो सप्लाई इंडिया करता था वो कम हो गया, बल्कि वहाँ से इसकी पूर्ति होने लगी।
Export of Indian yarn to China declined. Yes, yarn from Chinese and Japanese mills flooded Chinese market. तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रिटिश मिल्स वर बिजी। फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जो ब्रिटिश के मिल थे वो कपड़ा बनाने तो थे, लेकिन वो ज़्यादातर प्रोडक्शन उनका जो है मीट द नीड्स ऑफ द आर्मी, वो आर्मी के यूनिफॉर्म बनाने में, उनके कपड़े बनाने में बिजी हो गए, मतलब जो सप्लाई करने में। इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश क्लॉथ टू इंडिया, और वो इंडिया से जो है आयात करते थे उस दौरान। इंडियन फैक्ट्रीज वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई, और उस समय इंडियन के फैक्ट्री, जो इंडिया में फैक्ट्री थी, उनको कहा गया को सप्लाई की जो ज़रूरत है उसको पूरा करें। तो इस तरह से इंडियन डिमांड बढ़ी, लाइक क्लॉथ फॉर आर्मी यूनिफॉर्म, टेंट्स एंड होस्ट ऑफ अदर आइटम्स। इनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से डिमांड बढ़ी कि तुम सप्लाई करो, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ा उस दौरान और इंडियन इकोनॉमी भी बढ़ी। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज फैक्टर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया बिगेन टू प्रोड्यूस क्लॉथ रेदर देन यार्न, और इन सब के वजह से जो है भारत में धागे के अपेक्षा कपड़ा बनाना भी शुरू हो गया। प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ डबल्ड बिटवीन 1900 टू 1912, मतलब इस 12 सालों के दौरान कपड़े का उत्पादन लगभग डबल हो गया। मेनी न्यू वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एंड एवरीवन वाज मेड टू वर्क फॉर लॉन्गर आवर, बहुत से वर्कर एम्प्लॉयड, रोजगार मिला लोगों को और कई घंटों लोग काम करते थे। ओवर द ईयर्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन in textile in India boomed. India once again become a leading manufacturer of, और इंडिया जो है एक बार पुनः जो है लीडिंग मैन्युफैक्चर इन टेक्सटाइल क्षेत्र में जो है अग्रणी हो गया विश्व में, जैसे पहले था। अब आ जाइए द फर्स्ट आयरन स्टील फैक्ट्री। तो जैसे बताया था कि जैसे हमारी डिक्लाइन हुई टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और फिर री इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ऐसे हमारी आयरन स्टील इंडस्ट्रीज भी डिक्लाइन हुई और फिर री इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। तो सबसे पहले आयरन स्टील कंपनी 1907 में जो है टाटा, जमशेदजी टाटा ने टिस्को जो कहा गया है स्टील इंडस्ट्री वाज द रिजल्ट of the vision of one man, Jamshedji Tata. However, it was his eldest son. कौन थे ये? सबसे बड़े बेटे थे सर दोराबजी टाटा, who in 1907 1907 में सेटअप अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री लगाया टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी एट साक्षी near the confluence of the river Suvarnrekha and Kharkai in what is today Jharkhand। मतलब स्वर्णरेखा नदी है जो कि बॉर्डर है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का और झारखंड का। तो उड़ीसा में ये आता है साक्षी, और ये झारखंड जो साक्षी, यहाँ पे उन्होंने सब चीज़ों को लोकेशन को देखते हुए लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 किलोमीटर फ्रॉम कालीमती स्टेशन, मतलब 32 किलोमीटर दूर कालीमती स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। देखिए किसी भी इंडस्ट्रीज को लोकेट करने के लिए कई चीज़ों का इम्पोर्टेंस ज़रूरी है। वहाँ ट्रांसपोर्ट सुविधा होनी चाहिए, वाटर सुविधा होना चाहिए, चीप लेबर मिले, कैपिटल इन्वेस्ट मिले, मार्केट भी हम देखते हैं मार्केट है कि नहीं है, ये सब चीज़ों को तो उस समय उन सब चीज़ों को देख करके उन्होंने ओपन किया। तो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, सामान को ले आने ले जाने में कच्चा माल और प्रोडक्शन, और पानी के लिए सुवर्णरेखा एंड खान, लोहे की खान और कोयला खान जो है वहाँ पे
ये वेस्ट बंगाल और झारखंड और उड़ीसा, ये तीनों में मिलता है। आगे झरिया वाज आइडियल प्लेस टू सेटअप द स्टील प्लांट, स्टील प्लांट को स्थापित करने के लिए एक अच्छा स्थान था वो। लेटर दिस साइट वाज नेम्ड जमशेदपुर आफ्टर जमशेदजी टाटा, बाद में वही स्थान जो है जमशेदपुर हो गया, जो आज उड़ीसा का एक बढ़िया शहर है, इंडस्ट्रियल शहर है, जमशेद जी के नाम से। टिस्को स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग पिग आयरन 1911, सबसे पहले 1911 में ये कच्चा लोहा बनाना शुरू किया, और 1912 दिस वाज द फर्स्ट इंडियन ओन्ड स्टील प्रोसेसिंग यूनिट इंडिया, ये जो है सबसे पहली भारतीय, मतलब ब्रिटिश की नहीं, भारतीय, किसी भारतीय की अपनी पहली फैक्ट्री थी जो कि स्टील उत्पादन शुरू किया। स्टील प्रोड्यूस इन ब्रिटेन नाउ हैड टू मीट द डिमांड ऑफ वार इन यूरोप, पुनः वही बात आ गई कि फर्स्ट वार के समय जो ब्रिटिश स्टील इंडस्ट्रीज थी वो हथियार के सप्लाई में बिजी हो गई, और उस समय रेलवे लाइन का भी डेवलपमेंट हो रहा था, जिससे डिमांड को पूरा करने के लिए इंडियन फैक्ट्री से कहा गया। हेलो, आवाज नहीं, और देखते रहिए लाइन को अच्छे से, वहां आप पॉइंट वाइज पेंसिल से अंडरलाइन किए रहोगे, क्योंकि जब हम बुक स्कूल ओपन होगा तो हम आपका चेक करेंगे आप लोगों ने कितना अंडरलाइन करके पढ़ा है सब, ये बिल्कुल जान लीजिए सब। आगे, डिमांड वार इन यूरोप सो इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश स्टील इन इंडिया डिक्लाइन, इस वजह से भारत में जो ब्रिटिश इंपोर्ट का आयात हो रहा था ब्रिटिश से, वो कम हुआ, और उसकी पूर्ति के लिए इंडियन रेलवे टर्न टू टिस्को फॉर सप्लाई ऑफ स्टील फॉर रेल्स, रेल लगाने के लिए जो है भारतीय रेल टिस्को की तरफ मुड़ा, टिस्को से मतलब टाटा आयरन स्टील कंपनी से डिमांड पूरी हुई। एज द वार ड्रैग्ड on for several years, the demand of the colonial government for steel increased and Tisco became the biggest steel supplier. तो ये आपका एक तरह से लास्ट पेज रहा है, और अगला आपको हम देते हैं, अभी आपको एक्सरसाइज बेस्ड पर है, पहला पेज हो गया, दूसरा पेज ये आपका खत्म था चैप्टर। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है किसके बारे में, प्रिंस मिस्चियो, अगला है देखिए इनके बारे में, व्हाट वाज हैपनिंग एल्सवेयर, प्रिंस मिस्यो पॉपुलरली नेम्ड एम्परर मेजी, इनको पॉपुलरली मतलब नाम इनका था, जो फेमस नेम था एम्परर मेजी, टूक ओवर एज द न्यू मोनार्क ऑफ जापान, ये जापान के नए राजा बने लगभग आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार, नहीं 1868 में, विद हिज कॉर्नेशन अ न्यू एरा ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट, मतलब इनके प्रयासों से या इनके दौर में वहाँ जापान में ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ, चारों क्षेत्रों में हर जगह। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग reign which lasted till 1912, मतलब 1912 में इनका राज खत्म हुआ, और उस दौरान जापान काफ़ी प्रगति किया, जापान इमर्ज एज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट, जापान जो है वर्ल्ड का एक सबसे धनी एक तरह से और एडवांस राष्ट्र बन गया। तो प्रयासों से सब कुछ होता है। यहाँ पे देखिए आप एक्सरसाइज है, व्हिच क्लॉथ वाज पॉपुलर इन इंग्लैंड फॉर फ्लोरल डिजाइन टेक्सटाइल, तो यहाँ पे देखिए टिक लगा हुआ है, कौन सा होगा, चिंच है, बंधानी है, कैल्को है, कौन है, तो ये चिंच क्लॉथ है, जिसमें फ्लोर डिजाइन जो कारपेट और बेडशीट और इनके लिए करते थे। कैल्को क्लॉथ इज नेम्ड आफ्टर, किसके नाम पर कैल्को क्लॉथ बना, द सिटी ऑफ कालीकट, कॉटन, कॉटन ऑफ कोयम्बटूर। ओके, द नंबर ऑफ कॉटन मिल्स, आप लोग भी करते चलिएगा, द नंबर ऑफ कॉटन मिल्स ऑपरेटिंग इन इंडिया बाय द एंड ऑफ 1900, कितने हो गए थे, 77। ओके, टिस्को स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग पिग आयरन इन 1911, नेम द
पारसी बिजनेसमैन हु सेटअप कॉटन मिल इन बॉम्बे इन 1854 में। जमशेदजी टाटा, क्वासजी, नानाभाई डॉबर। ओके, इसके बाद देखिए स्टेट है आपका ट्रू, फॉल्स और करेक्ट द स्टेटमेंट। ये भी आप अच्छे से पढ़िए और समझिए कि कौन करेक्ट है तो टिक करिए, जो करेक्ट ना हो तो वहाँ पे फॉल्स करके आप उसको करेक्ट स्टेटमेंट बनाए, वहाँ सही क्या होना चाहिए। तो ये चीज़ था। और फिर अगले पेज पर आपका है वेरी शॉर्ट वन वर्ड क्वेश्चन आंसर, और फिर शॉर्ट और लॉन्ग है। तो इनको आप अच्छे से समझिए, पढ़िए, अपनी तैयारी करिए, समझे। और इसके आंसर हम भेजेंगे, लेकिन पहले आपका काम है अच्छे से आप तैयार करें। पहले आप उसको सर्च करें, रफ में उसके आंसर को करने का प्रयास करिए, और सारे आंसर मिल जाएंगे। सारे आंसर बुक में दिए गए हैं, बस आप सर्च करिए, रिवाइज करिए। ये नहीं बस सुन लिया काम खत्म हो गया, आप चैप्टर रिवाइज करना शुरू करिए।